हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, पुतिन को रोक सकता है सिर्फ भारत। जी हां, अमेरिका ने मानी पीएम मोदी की ताकत। रशिया दौरे के बाद आया व्हाइट हाउस का बयान। दोस्तों, कहा है पीएम मोदी के पास है वो क्षमता, भारत के पास है वो एबिलिटी, पुतिन से यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की कर सकता है अपील। जी हां, विस्तार से आपको यह खबर बताएंगे दोस्तों। तो वहीं बताएंगे आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी की रशिया यात्रा की इमरान खान से क्यों हो रही है तुलना, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही आरएसएस के मुखपत्र में बड़ा ही चौंकाने वाला दावा, भारत के बॉर्डर पर मुस्लिमों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। वाकई में चौंकाने वाली बात कही है दोस्तों आरएसएस के मुखपत्र में। सारी जानकारियां बताएंगे, एक से एक खबर बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का निरंतर विकास चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पुतिन को रोक सकता है भारत। अमेरिका ने मानी पीएम मोदी की ताकत। रशिया दौरे के बाद अमेरिका का बड़ा बयान, भारत के पास है वो क्षमता, पुतिन से यूक्रेन युद्ध करवा सकता है समाप्त। जी हां, बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रशिया दौरे के बाद अमेरिका ने माना है कि भारत यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकता है। अमेरिका ने बुधवार को कहा कि रशिया के साथ भारत के पास वो क्षमता है जिसके चलते वो व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन में युद्ध खत्म करने पर मना कर सकता है। पीएम मोदी की 2 दिवसीय रशिया यात्रा के ठीक बाद अमेरिका ने ये बयान दिया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरिन जीन पियरे ने शांति का बढ़ावा देने में नई दिल्ली की भूमिका के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि भारत एक रणनीतिक साझेदार है जिसके साथ हम पूर्ण और स्पष्ट बातचीत करते हैं, जिसमें रशिया के साथ उनके संबंध भी शामिल है। हमने इस बारे में पहले भी बात की है, इसीलिए हमारा मानना है कि ये महत्वपूर्ण है कि भारत सहित सभी देश यूक्रेन के मामले में स्थायी और न्यायपूर्ण शांति स्थापित करने के प्रयासों का समर्थन करें। जी हाँ, भारत की भूमिका पर बोलते हुए अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि हमारा ये भी मानना है कि रशिया के साथ भारत के दीर्घकालिक संबंध उसे राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन में चल रहे क्रूर और अकारण युद्ध को खत्म करने का आग्रह करने की क्षमता प्रदान करते हैं। इसको समाप्त करना राष्ट्रपति पुतिन का काम है। ऐसे में अमेरिका मान चुका है कि रशिया सिर्फ एक ही देश का कहना मानता है और वह है भारत। व्लादिमीर पुतिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रिस्पेक्ट करते हैं, उनका आदर करते हैं और उनके कहे किसी भी चीज को नहीं टालते हैं। और यही वजह है कि अमेरिका अब लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी से पुतिन के साथ इस बातचीत को करने की वकालत कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पीएम मोदी जी व्लादिमीर पुतिन को समझाएं कि वो इस युद्ध को रोक दें। लेकिन क्या दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी की रिस्पेक्ट होती है तो क्या पीएम मोदी जी इस मामले में पुतिन से बात करना ठीक रहेगा? क्योंकि ये 2 देशों के इंटरनल कलेश होते हैं और इनमें दखल देना अगर आप भी मानते हैं बिल्कुल ठीक नहीं, और भारत को सोच समझ कर ही इस मुद्दे पर कदम आगे बढ़ाने चाहिए। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। लेकिन वहीं आपको सबसे बड़ी खबर बता दें इसी से जुड़ी, जहां पीएम मोदी की रूस यात्रा की इमरान खान से क्यों होने लगी है तुलना, क्या भारतीय प्रधानमंत्री ने कर दी है यह गलती? दरअसल पीएम मोदी की रूस यात्रा पर तीखी बहस छिड़ गई है। भारतीय प्रधानमंत्री जिस दिन मॉस्को पहुंचे ठीक उसी दिन रशिया की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव के बच्चों के हॉस्पिटल पर भीषण हमला करके 33 लोगों को मार दिया। इस हमले के बाद बुरी तरह से गुस्से में आए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मॉस्को यात्रा पर निशाना साधा। जेलेंस्की ने कहा कि पीएम मोदी की यात्रा बहुत निराशाजनक है और शांति प्रयासों को बड़ा झटका है। जेलेंस्की यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता ने इस हमले के दिन विश्व के सबसे खूनी अपराधी को मॉस्को में गले लगाया है। वहीं अमेरिका के चर्चित थिंक टैंक रेड के विश्लेषक डेरेक जे ग्रासमैन ने पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा की तुलना इमरान खान की मॉस्को यात्रा से कर दी। दोस्तों, पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम इमरान खान जिस दिन मॉस्को पहुंचे थे उसी समय रशिया ने यूक्रेन में हमले की शुरुआत की थी। आपको बता दें आखिर क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने इमरान खान की तरह से गलती की है या नहीं? इस सवाल का जवाब दोस्तों हम आपसे चाहते हैं। लेकिन आपको एक चीज बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी जी रशिया गए थे व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए, प्रोजेक्ट्स पर बात करने के लिए, सीरियस मुद्दों पर बात करने के लिए, जैसे कि भारतीय सेनाओं को हथियार मिलने में देरी, तो वहीं भारतीयों को जबरन रूसी सेना में भर्ती किया जा रहा है। इन गंभीर मुद्दों पर बात करने के लिए पीएम मोदी जी रशिया गए थे। अब ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंचे और रशिया ने यूक्रेन पर किसी वजह से हमला कर दिया, अटैक कर दिया, तो उसको पीएम मोदी जी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं पीएम मोदी पर यह आरोप लगाकर। इस पर दोस्तों एक भारतीय होने के नाते आपका जवाब तो बनता ही है। भारी मात्रा में कमेंट में अपनी राय रखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को जितना ज्यादा हो सके सबको शेयर करिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर हर जगह, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। तो वहीं बता दें ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी को मिला गार्ड ऑफ ऑनर, बोले मेरा यह दौरा बहुत खास और ऐतिहासिक। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वियना में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। वियना में पीएम मोदी के साथ बैठक को संबोधित करते हुए ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर ने कहा कि कल रात और आज सुबह हमने यूक्रेन के खिलाफ रशिया के युद्ध पर बात की। मेरे लिए ऑस्ट्रियाई चांसलर के तौर पर भारत के मूल्यांकन को जानना महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण है। मध्य पूर्व में जारी
संघर्ष भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। पीएम मोदी ने कहा, मैंने पहले भी कहा है कि ये युद्ध का समय नहीं है। युद्ध क्षेत्र में हमें समस्याओं का समाधान नहीं मिलने वाला। कहीं के भी निर्दोष लोगों को मारना अस्वीकार है, अनएक्सेप्टेबल है। अपने तीसरे कार्यकाल में मुझे ऑस्ट्रिया का दौरा करने का मौका मिला। मेरा ये दौरा बहुत खास और ऐतिहासिक है। 41 साल बाद ये भारत का कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया आया है। आज चांसलर कार्ल नेहमर और मेरे बीच हुई बहुत महत्वपूर्ण वार्ता, जिसमें हमने अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए नई पहलुओं पर बात की है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ऑस्ट्रिया की आजादी में भारत का बहुत बड़ा हाथ है। नेहरू ने ऐसे की थी उनकी मदद। चांसलर को याद आई पुरानी बात। जी हाँ, चांसलर ने बताया कि कैसे भारत ने उनके देश को एक संप्रभु राष्ट्र बनाने में मदद की। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया के बीच बहुत अच्छे संबंध है। ये विश्वास का रिश्ता है जो 1950 के दशक में शुरू हुआ था। जब बात शांति समझौते की होती है तो भारत और ऑस्ट्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण और सपोर्टिव पार्टनर रहे हैं। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों पीएम मोदी जी की ऑस्ट्रिया यात्रा पर आपसे सबसे बड़ा सवाल हमारा यही है कि नेहरू के बाद इंदिरा गांधी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय पीएम ने आखिर ऑस्ट्रिया जाने में 40 साल क्यों लगा दिए। जी हाँ, क्या हो सकती है असली वजह? अगर आप सटीक जानकारी दे सकते हैं तो जवाब जरूर दीजिएगा। हम इसका जवाब आपको अगली खबर में बताएंगे, लेकिन पहले आप जवाब दीजिए कमेंट में। तो वहीं आपको बता दें, भारत के बॉर्डर पर मुस्लिमों की जनसंख्या लगातार रही है बड़ी। जी हाँ, आरएसएस के मुखपत्र में चौंकाने वाला दावा। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोले तो आरएसएस से जुड़ी मैगजीन ऑर्गेनाइजर वीकली ने बड़ा दावा किया। ऑर्गेनाइजर ने अपने संपादकीय में लिखा है कि भारत के बॉर्डर एरिया पर मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसे में एक व्यापक राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत है। ऑर्गेनाइजर वीकली ने अपने संपादकीय में लिखा कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या स्थिर होने के बावजूद ये सभी धर्मों और क्षेत्रों में समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों खासकर बॉर्डर एरिया में मुस्लिम आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मैगजीन में दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्यों में सीमाओं पर अवैध विस्थापन की वजह से अप्राकृतिक तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है। इसमें आगे कहा गया है कि पश्चिम और दक्षिण के राज्य जनसंख्या नियंत्रण उपायों को लागू करने में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जनगणना के बाद आबादी में बदलाव होने पर संसद में कुछ सीट कम होने का डर है। तो वहीं ऑर्गेनाइजर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। मैगजीन ने संपादकीय में लिखा कि राहुल गांधी जैसे नेता हिंदू भावनाओं का अपमान कर सकते हैं। ममता बनर्जी इस्लामवादियों के महिलाओं पर किए गए अत्याचारों को स्वीकार करते हुए भी मुस्लिम कार्ड खेल सकती हैं, और द्रविड़ पार्टियां सनातन धर्म को गाली देने में गर्व महसूस कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें जनसंख्या असंतुलन के कारण विकसित तथा कथित अल्पसंख्यक वोट बैंक के एकजुट होने पर भरोसा है। दोस्तों तो वहीं बता दें, ये तो रही मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या को लेकर आरएसएस का दावा, लेकिन वहीं आपको हम बता रहे हैं कठुआ में आतंकी हमले पर फारूक अब्दुल्ला का अलग ही बयान। कहने लगे कश्मीरी मुसलमान डरे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकवादियों ने एक बार फिर कायराना आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया है। घात लगाकर सेना की गाड़ी पर किए गए आतंकवादी हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। इस हमले में 5 अन्य जवान जख्मी भी हुए हैं। अब इस आतंकी हमले की कड़ी आलोचना की जा रही है। इस घटना पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा मसला है। क्या इसे पाकिस्तान बनाना है? ये हमारी बर्बादी है। कठुआ में हुए कायराना हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोकसभा चुनावों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नफरत की राजनीति की, शायद अब वो बदलेंगे। उन्होंने कहा कि नफरत की बुनियाद पर देश नहीं बनाया जा सकता। आज कश्मीरी मुसलमान डरे हुए हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ तक कहा कि ये हमले इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इसका फैसला हमारी बर्बादी के साथ होगा। ऐसे में दोस्तों लगातार फारूक अब्दुल्ला के जो पिछले 2 या 3 महीने से बयान आ रहे हैं, उन बयानों से आप एक चीज तो कंफर्म पता लगा पा रहे होंगे कि फारूक अब्दुल्ला काफी ज्यादा पाकिस्तान से डरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बयान में एक डर भय दिखाई दे रही है पाकिस्तान को लेकर, और उनको अपने ऊपर, अपने भारत के ऊपर भरोसा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो हमेशा ये कहते हैं कि हमारी बर्बादी होगी। ऐसे में आपका जवाब तो दोस्तों बनता ही है फारूक अब्दुल्ला को। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की प्रिय जनता। तो वहीं आपको बता दें, कठुआ आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा निशाने पर आतंकी रच रहे थे। बहुत बड़ी साजिश। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में कठुआ आतंकी हमले के बाद एक बार फिर खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकवादी श्री अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की फिराक में है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल में आईईडी लगा सकते हैं। इसके चलते लखनपुर से लेकर जम्मू तक हाईवे पर अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हर आने जाने वाले मोटरसाइकिल से लेकर बड़ी वाहनों की बारीकी से जांच की जा रही है। तो वहीं बता दें, तिब्बतियों को सता रही है दलाई लामा के बिना भविष्य की चिंता। अब 89 वर्ष के हो चुके हैं धर्मगुरु दलाई लामा। बता दें, उत्तरी भारत में बर्फ से ढके पहाड़ों के नीचे एक मठ में दलाई लामा की रक्षा करने और अपने लोगों के भविष्य की भविष्यवाणी करने का काम सौंपे गए बौद्ध भिक्षु चिंतित हैं। शनिवार को दलाई लामा 89 वर्ष के हो गए और चीन जोर देकर कहता है कि वो तिब्बत के मुख्य आध्यात्मिक नेता के रूप में उनके उत्तराधिकारी का चयन करेगा। इससे तिब्बत के मुख्य राज्य ओरेकल के माध्यम को ये विचार करना पड़ सकता है कि आगे
क्या हो सकता है। नेचुंग के नाम से जाने जाने वाले माध्यम ने कहा कि परम पावन 14वें दलाई लामा है, फिर 15वें, 16वें, 17वें होंगे। देशों में नेता बदल जाते हैं और फिर वो कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन तिब्बत में ये अलग तरह से काम करता है। तिब्बती बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं कि विद्वान मठवासी मृत्यु के बाद नवजात शिशुओं के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। दलाई लामा जो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक चिकित्सा प्रक्रिया से स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, उन्होंने कहा कि वे अपने 90वें जन्मदिन के आसपास उत्तराधिकार के बारे में प्रश्नों का स्पष्ट करेंगे, जिसमें यह भी शामिल है कि उनका पुनर्जन्म होगा भी या नहीं होगा, अगर होगा तो कहां होगा। ऐसे में तिब्बतियों को वाकई में दलाई लामा के बिना भविष्य की चिंता सताने लगी है। तो वहीं आपको बता दें, अचूक निशाना और दुश्मन खल्लास। जी हां, भारतीय स्नाइपर सेबर स्नाइपर राइफल खरीदने की क्यों लगी है रेस, बता दे। पिछले कुछ सालों में भारत ने एक से बढ़कर एक विनाशक हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं और अब भारत ने दुनिया की सबसे खतरनाक स्नाइपर राइफल बनाया है, जिसको खरीदने के लिए रेस लग गई है। ये स्नाइपर राइफल अपनी अचूक क्षमता के लिए भारी डिमांड में आ रहा है। एसएसएस डिफेंस ने एक खतरनाक स्नाइपर राइफल तैयार किया है, जिसका नाम .338 लापुआ मैग्नम कैलिबर स्नाइपर राइफल है और SSS डिफेंस से इस राइफल को खरीदने के लिए भारत के एक दोस्त देश ने विशाल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान ने बताया है कि यह पहली बार है जब भारत ने किसी विदेशी देश को स्नाइपर राइफलें निर्यात की हैं। सबसे खास बात यह है कि यह स्नाइपर राइफल पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन किया गया है और 100% भारत में इसका निर्माण भी किया गया है, जिसमें इसकी बैरल भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग कमेंट में मेरा भारत आत्मनिर्भर भारत कहना मत भूलेगा। साथ ही साथ बता दें, नेपाल से बड़ी खबर, कार्यकर्ताओं ने चीन द्वारा बनाई गई पोखरा हवाई अड्डे पर विरोध प्रदर्शन किया। BRI को हस्तक्षेप का बताया साधन। दरअसल स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं के एक समूह ने चीन निर्मित पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को हिमालयी राष्ट्र में हस्तक्षेप करने का साधन बताया गया। राष्ट्रीय एकता अभियान या राष्ट्रीय एकता आंदोलन द्वारा सोमवार दोपहर को बुलाए गए विरोध प्रदर्शन में 200 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और यह विरोध प्रदर्शन एक संपादकीय समिति के दौरान हुआ, जो हवाई अड्डे के निर्माण के समय गबन के दावों का निरीक्षण और जांच कर रही थी, जो केवल घरेलू उड़ानों का संचालन करता है। तो लगे हाथों आपको बता दें, जिनपिंग संग शेख हसीना की मुलाकात से टेंशन में है अपना भारत, आखिर क्यों? क्या चीन की ओर झुक रहा है बांग्लादेश? बता दें, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना चीन की 4 दिवसीय यात्रा पर चीन पहुंची। वो सोमवार को चीन की राजधानी बीजिंग में है। उम्मीद है कि हसीना के इस दौरे में चीन बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी में तब्दील किया जाएगा। इसे चीन द्वारा अन्य देशों को दिया जाने वाला तीसरा सबसे उच्च स्तर का संबंध माना जाता है। ऐसे में चाइना और बांग्लादेश के बीच बढ़ रही नजदीकियों ने भारत की चिंता को बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश में चीन के शक्तिशाली होने से भारत कमजोर होगा, जिससे देश की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ सकती है। दोस्तों बता दें, ये कहा जाता है कि जब नाजुक विदेशी संबंधों को संभालने की बात आती है तो संतुलन बनाना ही खेल का नाम है। खास तौर पर दो शत्रुतापूर्ण देशों के परिदृश्य में जब तक कि किसी एक पक्ष को चुनने के लिए कोई ठोस कारण ना हो। कूटनीति की मांग है कि किसी एक के प्रति वफादारी की कोई खुली अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए और ऐसा लगता है कि शेख हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत में उनकी मेजबानी के बमुश्किल 2 सप्ताह बाद चीन की अपनी यात्रा में ठीक यही कर रही हैं। ये यात्रा ऐसे समय में शुरू हो रही है जब ढाका चीन के प्रति स्पष्ट झुकाव दिखा रहा है। क्या इससे भारत को चिंतित होना चाहिए? आप क्या कहते हैं दोस्तों, बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें, दिल्ली में सबसे बड़ा सियासी पाला बदल। आम आदमी पार्टी के विधायक, पार्षद और पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद समेत कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। अभी की सबसे बड़ी और अहम जानकारी, आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और मंत्री राजकुमार आनंद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और बीएसपी में शामिल हुए थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनके साथ ही आम आदमी पार्टी सीटिंग एमएलए करतार सिंह तंवर, रत्नेश गुप्ता, सचिन राय, पूर्व विधायक वीना आनंद और आम आदमी पार्टी पार्षद उमेद सिंह फोगाट भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। इन नेताओं ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की उपस्थिति में पार्टी ज्वाइन की। दोस्तों तो वहीं ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक पड़ा है, उस पर जाकर आप लोग फॉलो करना मत भूलिएगा, यानी चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर, ताकि हर एक अपडेट तुरंत के तुरंत संक्षेप में मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।